देखा। सुबह हंसते मुस्कुराते सब काम पे गए, हमें नहीं पता था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। मेरा घर का ये कफील था कमाने वाला, जो मेरा बच्चा किस तरीके की मौत हुई है, हम तो सारी जिंदगी भूल भी नहीं सकता उसको। शेख तो हर फैक्ट्री वाले को है, ये कोई ढकी छुपी बात है कराची के अंदर। हम तो अपनी तफ्तीश का हिस्सा बन करके हम साबित करेंगे कि हम इनोसेंट हैं, हम बेगुनाह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन एंड वेलकम टू द शो। आज जिस वाक़े के हवाले से हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और बात भी करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वाक़या था और इतना बड़ा ये वाक़या था कि इस सानिया के बाद, जिसे हम बल्दिया टाउन के नाम से याद रखते हैं, इसके बाद पाकिस्तान से बाहर तमाम वो ममालिक जहाँ जहाँ ये खबर गई तो वहाँ से उतनी ही बड़ी मजम्मत आई। लेकिन नाज़रीन, बल्दिया गारमेंट्स फैक्ट्री में 11 सितंबर 2012 को लगने वाली आग में 259 लोगों को जिंदा जला दिया गया। वो चीखो पुकार करते रहे लेकिन किसी ने न सुनी। इस वाक़ये को उस वक़्त पॉलिटिकली पुलिस के तहत, सीआईडी के तहत इसको दबाया गया, इसको रोका गया और उन मजलूम लोगों की किसी ने न सुनी। यहाँ तक कि वहां पर लगाए गए कैंप्स को में जो लोग एहतजाज करने, वहां के जिन लोगों के अपने प्यारे चले गए थे जब वो आ रहे थे, उनको भी किस किस तरीके से वहां से पॉलिटिकली उनको हटाया गया और पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपना रोल इसमें प्ले किया। मतलब इससे ज्यादा कराची के लिए कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि अगर इस वक्त दो पाकिस्तान की पार्टीज का जिक्र किया जाए तो दोनों के कोई ना कोई नुमाइंदे या जीआईटीज में मुलव्वस पाए जाते हैं या कि उनके ऊपर कोई तफ्तीश चल रही है। बल्दिया टाउन में नाज़रीन आग लगी, लेकिन उस वक्त की सियासी गवर्नमेंट ने इस पर कोई ऐसे इकदाम नहीं लिए, ना उन्होंने जीआईटी बनाई, ना इस पे काम किया। हाँ, अलबत्ता इसकी टाइमलाइन पर अगर एक नजर डालें तो इससे पहले एक जीआईटी बनी जो 6 फरवरी को कोर्ट में गई। कोर्ट में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, उस वक्त सीआईडी ने लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया और एक इनिशियल जीआईटी बनी जिसने ये पॉइंट आउट किया कि इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। वहां पर जब जिस वक्त ये वाकया पेश आया, सीआईडी ने तो ये कह दिया बड़े कन्वीनियंटली, इवन एफआईआर में ये दर्ज है, जो एफआईआर अब मंजर आम पर आने वाली जीआईटी का हिस्सा है, उसमें यहां तक कह दिया गया कि जी ये तो एक हादसा था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट हो गई थी इसलिए आग लग गई। जबकि उसके मालिकान चीख के कहते रहे कि जी पहले हमें बढ़ाया गया, जीआईटी को उनको हिस्सा कर दिया गया, उनको कहा गया कि इन्होंने खुद किया है, लेकिन अब मंजर आम पर आने वाली बातें कुछ और है। अब जो जीआईटी है वो ये क्या कह रही है, वो ये कह रही है नाज़रीन की रिपोर्ट में किया गया है कि फैक्ट्री के मालिकान से 20 करोड़ रुपया भत्ता मांगा गया। भत्ता न मिलने पर सानिया बल्दिया की जीआईटी टीम इस बात की तस्दीक की गई है कि आग हादसाती तौर पर शॉर्ट सर्किट से नहीं लगाई गई, बल्कि जानबूझकर फैक्ट्री में थैलों में मौजूद एक ऐसे केमिकल के थ्रू लगाई गई है जो फोरेंसिक लैब से फैक्ट्री पंजाब का एक लैब है, वहां से उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई गई और ये कंफर्म हो गया कि ये मैलिफाइड इंटेंशन से, फ्रॉडुलेंट तरीके से सिर्फ भत्ता न मिलने की वजह से लगाई गई है। फैक्ट्री में पार्टनरशिप मांगी गई और भत्ता मांगा गया। उस वक्त ये कहा गया किस किस के नाम आ रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। फैक्ट्री के मालिकान ने ये बयान दिया कि एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला ने हमाद सिद्दीकी के कहने पर भत्ता मांगा। हमाद सिद्दीकी आप जानते हैं कि उस वक्त उनके केटीसी के हेड थे, फिर इनको अल्ताफ हुसैन साहब ने 2013 में फारिग कर दिया था। फर्निशिंग डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज जुबैर, भत्ता न मिलने पर फैक्ट्री में उसने आग लगाई। किसके कहने पर लगाई? जुबैर के साथ वसीम देलवी और सियासी जमात के 4 और कारकुनान भी मौजूद थे। मालिकान जमानत के बाद सियासी जमात की जानिब से शदीद दबाव डाला गया। फैक्ट्री के मालिकान ने एक दोस्त के जरिए एमक्यूएम के उस वक्त के मरकजी रहनुमा यानी कि सेंट्रल लीडर अनीस कायम खानी के करीबी साथी मोहम्मद अली हसन साहब से रब्ता किया। मालिकान और सियासी जमात में जख्मी और हलाक होने वालों को मुआवजा देने पर मामला तय हुआ। सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से मुतासरीन को उस वक्त 5 करोड़ 98 लाख, तकरीबन 6 करोड़ लाख में 2 लाख कम पे मुआवजा देने पर फैसला हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मालिकान ने हैदराबाद में सदीक कादर हसन के अकाउंट में पैसा जमा कराया। ताजिर कादर हसन ने बताया कि पैसा अनीस कायम खानी
को भेज दिया गया है। तमाम पैसा कादर हसन ने अनीस कायमखानी के लिए एक प्लॉट एक लेपाल एक बेटे के जरिए पहले अब जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार है उनके पास भेजा और रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ रुपए से हैदराबाद में 1000 गज का प्लॉट खरीदा। जीआईटी ने सिफारिश की है कि इस मुकदमे में रहमान भोला जो सेक्टर इंचार्ज है जो डायरेक्टली गया, आने वाले प्रोग्राम जब इसकी तज्जिया करेंगे, इस पर बात करेंगे तो बताएंगे आपको कि किस किस से उसकी मुलाकात हुई और किस किस से उससे बात की। और फिर उसको 90 भी, ये जीआईटी में है कि 90 में भी उसको एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की गई जिसमें हमाद और रहमान भोला ने इस पर आर्ग्यू किया कि नहीं भत्ता इतना ही कलेक्ट किया जाएगा। 8 अफराद को अलबत्ता नामजद किया गया और यहां तक भी कहा जा रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाएगा। पुलिस और ये ज़ाहिर वफाक करेगी और वजीर आजम ने 15 फरवरी को एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि किस किस्म के हम लोग हैं कि इतने लोगों के जल जाने के बावजूद हम इस पर इंक्वायरी नहीं कर रहे। वफाक के कहने पर ये दोबारा जीआईटी बनी, प्राइम मिनिस्टर ने इस पर खुद इंटरेस्ट लिया, चौधरी निसार ने इसको फॉलो अप किया, तो अब ये जीआईटी मंजर आम पर है। और उसके साथ साथ ईसीएल में भी डालने की बातें हो रही हैं, लेकिन इस हवाले से ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि उमैर सिद्दीकी जिसे रेंजर्स के मर्डर में जो मुलविस शूटर जो पकड़ा गया था जिसका ताल्लुक मुत्तहदा से बताया जा रहा है, उसके जिसके 23 और शूटर्स थे जो हमाद सिद्दीकी के कहने पर काम करता था अब तक आने वाली इत्तलात के, तो उससे ज्यादातर लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये कि हमाद सिद्दीकी क्या फरार है या वो भी किसी की तहवील में। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। एक तरफ ये मामला बल्दिया का, दूसरी तरफ उज़ैर की जीआईटी। दोनों जीआईटी, 2 कराची की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और एक वफाक की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ दहशत गर्दी के इल्जाम की बौछार कर रही है। एक तरफ मुत्तहदा, दूसरी पीपल्स पार्टी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे 3 मोहतरम गेस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। डॉक्टर अब्दुल करीम सुमरो साहब हैं, आप फॉर्मर सेनेटर हैं, रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर हैं। खुर्रम जमान साहब, आप प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रुकन हैं और इसी तरह अली रजा अब्दी साहब, आप कौमी असेंबली के रुकन हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को वेलकम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। ये जो जीआईटी इस वक्त आई है मंजर आम पर और जिस तरफ ये पॉइंट आउट कर रही है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि इसमें एक हिस्सा ये भी है कि जो ओनर्स हैं उस वक्त जो वज़ीर थे गिलानी साहब, उन्होंने उनकी पंजाब से बेल कराई थी क्योंकि यहां से उनको मिल नहीं रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि साना बल्दिया जो है वो इतना दुख और तकलीफ दह वाक़या हुआ है कि जिसमें पाकिस्तान के और खुसूसन कराची के बसने वाले बेगुनाह आदमियों के 250 बंदों की जान चली गई और बेशतर लोग जो है उसमें जख्मी हो गए। और ये वाक़या एक ऐसा मुबहम बना हुआ था जिसकी वजह से हम समझ रहे थे कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इतनी बेजान जाने कैसे चली गई। लेकिन आज जो ये जीआईटी की रिपोर्ट्स आ रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर और ये केस अदालत में चला जाए और जो भी इसके पीछे मुलविस किरदार है किसी भी अदालत में जाना है। नहीं, वो मतलब जिस किस्म की हरकत है इस पर तो एंटी टेररिज्म एक्ट लगता है। जो भी है, एंटी टेररिज्म हो, मिलिट्री कोर्ट्स में भी जाना चाहे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इंसाफ मिलना चाहिए। जो बेगुनाह आदमी इसमें मारे गए, अगर जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तर इल्जामात जो भी हैं ये साबित हो रहे हैं उनके ऊपर, कोर्ट में साबित हो जाएंगे। ये बात तो कोर्ट में जाएगी ना, अदालत को फैसला करना होगा। अगर किसी भी अदालत ने, चाहे आपने एंटी टेररिज्म की बात की, मैं तो मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ इंसाफ का तकाजा जो है पूरा करना चाहिए। बेगुनाह आदमियों के कत्ल का जो है किसी न किसी को हिसाब देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर ये इस तरह के वाकयात पहले भी उसका सदेबाब किया जाता तो शायद ये वाक़ा न होता। अब जैसे आप देखें कि थाना कारसाज हुआ जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब आ रही थी 2007 में, तो यहाँ पे भी 250 बंदों को शहीद किया गया, आपको याद होगा। उसके खिलाफ हमने कितनी आवाज बुलंद की, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी और न वो जीआईटी बनी, न की गवर्नमेंट। तो आपने उसके बाद गवर्नमेंट हमारी बनी जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, वो तो थोड़े दिन के चंद माह, उस वक्त भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। उस वक्त भी न चंद माह नहीं थे, टाइम था उनके पास काफी, तो उस वक्त इस वाक़े की कोई वो नहीं हुआ। इसके अलावा जब चीफ
जस्टिस साहब आ रहे थे कराची में 12 मई को, तो उस वक्त भी तकरीबन 70 बंदों को यहाँ पे शहीद किया गया रोड पे, तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं उठाया गया। या इससे पहले थाना यहाँ पे नश्तर पार्क में सुन्नी तारीख की जो एक बहुत बड़ी क़यादत को मैं ये कह रहा हूँ, मुबारकबाद दे देना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर वाकयात हुए, मैं कह रही हूँ नवाज शरीफ साहब को, उनकी क़यादत को आपको मुबारकबाद देना चाहिए कि फिर उनमें ही इतनी करेज थी कि उनकी अंडर सुपरविजन ये हो रहा है ना, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट थी। मैं उनको क्या मुबारकबाद दूं? उन्होंने मॉडल टाउन पे 14 लाशों की क्या उन्होंने जीआईटी बनाई, क्या मुबारकबाद दूं? इतने बड़े वाकयात हुए हैं तो उसपे तो जीआईटी वहां नहीं बनी, तो मुबारकबाद के वो लायक ही नहीं। किस तरह मैं उनको मुबारकबाद दूं? किसको अप्रिशिएट करें हम? ये हमारे में बन गई जीआईटी? नहीं, मैंने कहा जिन्होंने भी बनाई है, मैं तो उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इस बात पे मुझे नहीं है। मैं तो आगे जा रहा हूँ। आपने तो मुझसे पूछा, मैं कहा इनको सजा ऐसी करार वाकई होनी चाहिए जो उसके बाद किसी को जरूरत न हो। मैंने जो मिसाल दी आपको इसलिए दिए कि इससे पहले कुछ वाकयात हो चुके थे, अगर उसका सद्देबाव किया जाता, उनके खिलाफ एक्शन उठा लिया जाता तो शायद ये इतना बड़ा सामना न होता। 2012 की बात। किसकी हुकूमत थी? हमारी गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी थी, यहाँ सिंध में भी हमारी गवर्नमेंट। लेकिन आप ये रिपोर्ट पढ़ के आए हैं? मैंने आज अखबारात के जरिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। ओके, खुरम आपकी तरफ आती हूँ। आपने इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़े? बिल्कुल। ओके, इसमें सीआईडी के हवाले से एक जिक्र किया गया है कि जब ये वाकया पेश आया उसके अगले ही दिन जो एनी शायद थे या जो दीगर लोग थे या जहां से भी ये मालूमात पता चली, उसके बाद सीआईडी ने एक रेड किया 2 लोगों के घर पर। 2 भाई थे, उनके घर रेड किया, उनका एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक बताया गया और कहा गया कि सीआईडी ने उनको उठा लिया और फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद और एक उस वक्त के इंडस्ट्री के मिनिस्टर्स थे जिन्होंने जो गए भी, उनको छुड़ाया भी और फिर ये सारे मामला पॉलिटिकली तय हुए। तो गवर्नमेंट इनकी थी और इनके साथ इनके कोलिशन की थी। देखें जैस्मीन, जालिमों ने तो जुल्म किया और पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आप ये देखें कि वो जुल्म के अंदर शामिल क्या खाली वही जालिम थे या उनके साथ साथ जो हमारी पुलिस थी जो उनका साथ देती रही, हमारे सियासी लीडर जो उनका साथ देते रहे, जो इक्तिदार के अंदर हुक्मरान बैठे थे वो उनका साथ देते रहे। तो मैं तो ये पूछता हूँ कि उन माओं की बदवाओं से क्या वो सारे लोग बच सकेंगे जो आज तक उनका साथ दे रहे हैं? मैं कहता हूँ चाहे कोई भी हो, किसी को माफ नहीं करना चाहिए इस केस के अंदर। इवन द पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं आपसे वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि उन माओं की बदवाओं से आप बच ही नहीं सकते हैं। आप जितना भाग जाए, जो कुछ कर लें। अब अंदाजा लगाएं कि जेआईटी क्या क्या कह रही है। जेआईटी कहती है कि बेनिफिट जो है वो ऑफेंडर्स को दिया जा रहा था रादर देन जो विक्टिम्स थे क्राइम को। उसके अलावा वो कहते हैं कि fear and favor were dominating factors throughout. पुलिस की इनएफिशिएंसी इन डीलिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स, एक क्लासिक पुलिस फेलियर जो है ना वो जीआईटी के अंदर बता रहे हैं। मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो यही दिखाया गया है कि एक खास जो है जो जिम्मेदारान थे उनको फेवर दिया गया है। मतलब ये कब तक अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और इक्तदार के अंदर रहने के लिए जिंदा लोगों को जला दिया गया, उनके ऊपर जो है ना आप बैठ के सियासत करेंगे। और मुझे हैरत है कि आज जो लोग इनको बचा भी रहे हैं, इनके फेवर में बात कर रहे हैं और अपने जुर्म को छुपा रहे हैं, मुझे उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा अफसोस है। 20 करोड़ रुपए की बात की जा रही है कि 20 करोड़ की डील थी। साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि ये भी कहा गया कि 20 करोड़ के अलावा फैक्ट्री के अंदर, उस कारोबार के अंदर, प्रॉफिट के अंदर पार्टनरशिप की बात की जा रही थी। उस दौर में ये भी बात की जा रही थी जैस्मीन की कुछ डील शायद गवर्नर हाउस के अंदर हुई थी, सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज। ये क्या तमाशा हो रहा है इस मुल्क के अंदर? हमें ना अपने अंदर से सबसे पहले अपने अंदर जो ना खौफ खुदा को वापस जिंदा करना पड़ेगा। खौफ इंसान जब तक हम अपने अंदर से नहीं निकाल देंगे ना जैस्मीन, हम डरते रहेंगे और ये इक्तदार के भूखे रहेंगे। मैं कहता हूं कि सलाम है फिर भी हमारी उन अफसरान को, इन जीआईटीज को जो आज यहां तक पहुंची हैं। अवाम ने भी देखना है, अवाम ने भी फैसला करना है कि हम कहां जा रहे हैं, कब तक इन लोगों का हमने साथ देना है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को यह देखना है कि उन्होंने कब तक किसको किस हद तक बचाना। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात आप ना करें, देखें अवाम की बात करें। अवाम तो देख रही है ना कि वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या अपना रोल प्ले कर रही हैं। उन माओं को भूल गए, उन बच्चियों को भूल गए, उन बहनों को भूल गए जो अपने भाइयों के लिए रो रही थी। यहां तक कि आपको पता है कि फायर ब्रिगेड को जाने नहीं दिया जा रहा था, बाहर से ताले लगा दिए गए थे। मतलब इसके अंदर हम क्या बात करें, हम जितनी भी बात करें मतलब एक दिल को दुख ही होगा, एक अफसोस होगा। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं कि मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मुझे अफसोस है
کہ آج تک ہم اس کیس کو فائنل نہیں کر سکے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی کے اوپر الزام لگاؤں, لیکن جو دکھایا جا رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر ہی لگ رہے ہیں جس کا نام MQM ہے, اور اس کا میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے لمحے فکریہ اس وقت اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اگر ان کے گرد یہ لوگ ہیں تو وہ سامنے لے کر آئے. مطلب لوگ بھی ان کے گرد کیا ہے, وہ تو ان کے منسٹر تک میرے خیال سے اس وقت انوالو تھے جنہوں نے بچایا ان کو. آج پتہ نہیں وہ یہاں پر ہیں یا شاید وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں ایکسپوز کرنا پڑے گا, حقیقت کو سامنے رکھنا پڑے گا. جب تک ہم چھپتے رہیں گے, جب تک ہم ڈرتے رہیں گے انسانوں سے, اس وقت تک ہم ان کے ہاتھوں مرتے رہیں گے. علی یہ بتائیے گا, علی رضا عابدی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کہ ویسے تو یہ رسپانسبلٹی آپ کی نہیں بنتی ڈائریکٹلی, لیکن انڈائریکٹلی آپ لوگوں کی اس لیے بنتی ہے کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, کراچی کے لوگ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں, کراچی کے لوگوں کے لیے صرف ہم ہی آگے بڑھتے ہیں, ہم ہی ان کی آواز بلند کرتے ہیں. میں اس JIT کے حوالے سے آپ سے بعد میں بات کروں گی, آپ اس پہ بھی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں, لیکن میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ڈائی ہارڈ ایریا میں, آپ کے علاقے میں, آپ کی, کیونکہ میں نے تو خود کور کیا تھا نا اس دن, تو میں تو موجود تھی, مجھے پتا ہے وہاں کون کون لوگ تھے, کہاں کہاں تالے لگے ہوئے تھے, بارش ہو رہی تھی, آسمان رو رہا تھا اور آگ برس رہی تھی اس وقت. اور وہاں پر جب میں ان کی فیکٹری کی جو دیواریں ہیں نا ان کو میں 24 گھنٹے کے بعد جب میں ہاتھ لگا رہی تھی تب تک بھی ان میں سے دھوئیں نکل رہے تھے اور آگ برس رہی تھی. میں نے تو ایک ایک جگہ دیکھی ہوئی ہے, لیکن میں آپ سے آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی خاموشی کی وجہ پوچھنا چاہتی ہوں. 2012 سے ہونے والا یہ واقعہ, آپ لوگوں نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا, آپ نے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ ہمارے تقریباً 260 ووٹرز آلموسٹ ہمارے جلا دیے گئے ہیں. بھائی کون اس کا ریسپانسبل ہے؟ بہت شکریہ جیسمین. میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہے, اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سارے کے سارے جو جلے تھے وہاں پہ وہ ووٹرز تھے ہمارے, اور ان کے لواحقین آج بھی موجود ہیں. 2013 میں بھی انہوں نے متحدہ کو ووٹ دیا, پھر سے اسی علاقے سے متحدہ کی MNA MPs ہیں, اور بلدیاتی الیکشن میں 2015 میں بھی پھر سے انہوں نے متحدہ کو ووٹ دیا ہے, جو کہ ان کے علاقے میں کاؤنسلرز, وائس چیئرمین ابھی مجھے پھر سے الیکٹ ہوئے ہیں. تو اس سے یہ چیز ضرور کلیئر ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو لواحقین ہیں اور جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ یہ JIT جو ہے یہ بالکل اوتھینٹک ہے یا پھر یہ سچ کی مبنی پہ اس کے بیس پہ بنائی گئی ہے. اس میں جیسمین آپ کو بہت کلیئرلی یاد رکھنا پڑے گا کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے بالکل 24 گھنٹے پہلے ہی لاہور میں بھی ایک اسی طرح شو فیکٹری میں لگی تھی جس میں 25 افراد اس طرح جلس کے مر گئے تھے, جن کی GI آج تک نہیں بنی ہے. قدر اس کے کہ یہ ایشو کراچی میں ہوا, اور اس کے فوری بعد آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو منسٹر آف کامرس تھے رؤف صدیقی صاحب, انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی منسٹر نے ایسے انسیڈنٹ پہ ریزائن کیا گیا ہو. تو اس کے بعد پھر یہ FIR بھی متحدہ قومی موومنٹ نے ہی کٹوائی تھی, جو کہ ان کے مالکان کے خلاف تھی, جو جس سے جب انویسٹیگیٹ ہوا, اس میں نیو یارک ٹائمز میں بھی رپورٹ شائع ہوئی, خاص طور پہ اس بندے نے لکھی جو کہ پرسونا نان گراٹا کہلا دیا جاتا ہے, ڈیکلن والش, اس کی طرف سے اس میں رپورٹ تھی, اور اس میں بھی کلیئرلی مینشن تھا کہ جی یہ سیلریز پے کر رہے تھے اس دن, اور سیلریز پے کرتے ہوئے انہوں نے سارے دروازے, سارے تالے لگا دیے تھے, جتنی بھی کھڑکیاں تھیں ان کے سامنے آئرن بارز لگی ہوئی تھی کہ لوگ وہاں سے اسکیپ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور اس کا ایک کیس چلا تھا, اور ابھی بھی اس کا ایک کیس برلن میں بھی چل رہا ہے, جو کہ کک فیکٹری جو ہے, کک جو مینوفیکچررز ہیں زپ کے اور انڈر گارمنٹس کے, ان کی انشورنس کلیم کے حوالے سے ایک چل رہا ہے اس میں کیس. اسی کے ساتھ جب پاکستان میں یہ چلا تھا کیس, تو پاکستان میں کورٹ تک بھی گیا تھا, کورٹ میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی یہ ایک الیکٹریکل فائر کا انسیڈنٹ تھا, جو کہ فائر اور سیفٹی ہیزرڈز کو سسٹمز کو نہ ہی مینٹین کیا تھا وہاں پہ فیکٹری میں, جس کی وجہ سے آگ پھیلی تھی. کیمیکل بالکل صحیح کہا آپ نے, کیمیکل وہاں پہ جو پروڈکشن ہے اس کے ساتھ کیمیکل موجود تھا, لیکن پچھلی جو JIT آئی تھی, جیسمین ایک بار مجھے لیٹ می فنش پلیز. نہیں, یہ تھوڑے فیکٹس کو کریکٹ کر لینا سر, بیکاز اس میں یہ JIT میں کہا گیا ہے کہ زبیر نامی آدمی کو تھیلے دیے گئے, اس کے 4 لوگ اس سے ملنے آئے. میں تو بتا رہا ہوں آپ کو, میں وہی تو بتا رہا ہوں جیسمین, جو پچھلی JIT تھی اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے گا ایک آدمی شکیل چھوٹو کے نام سے کیریکٹر آیا تھا, جس میں یہ کہا گیا تھا وہ اپنی سوزوکی کیری میں
6 ड्रम लेके आया था केमिकल्स के, लेकिन जब वो JIT बनना शुरू हुई तो उस वक्त उसका नाम निकाल दिया गया था बीच में से। ये अभी 2013-14 की बात है, नई हुकूमत आने के बाद की बात। जी। इसको भी फैक्ट को इनको भी वेरीफाई करा लीजिएगा। और एक ये जो अभी JIT बनी है और जो एकदम से ये इस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ इसको डाइवर्ट किया गया है, वो इस वजह से किया गया है। 2013 में एक शख्स रिजवान कुरैशी के नाम से अरेस्ट किया था पाकिस्तान रेंजर्स ने, उसको अपने पास कस्टडी में रखा था। उससे कुछ इंकशाफात जो कि उसने फर्ज करें ये कहा था, उस वक्त उनके पास कस्टडी में ये कहा था कि जी मैंने सुना है कि ये इंसिडेंट इस तरह हुआ है। तो उसके बाद फिर उसको रिलीज क्यों कर दिया गया? रिजवान कुरैशी अभी बाहर है, उसको तो अरेस्ट नहीं किया गया है, ना उसको JIT में शामिल हो रहा है, ना उसको वापस कॉल किया जा रहा है। बाकी सारे दुनिया जहां के नाम उसमें इंक्लूड कर दिए गए। और JIT अभी जैस्मीन ये ख्याल रखिए कि अभी कोर्ट में जानी है, जब पब्लिक प्रॉपर्टी होगी उस वक्त JIT बाहर आएगी। उससे पहले क्या केस को खराब करने के लिए ये JIT लाई गई है? इसी तरह डॉक्टर इमरान फारूक की भी JIT केस खराब करने के लिए उससे पहले लाई जाती है। ये क्या किस तरफ इसको इंसाफ की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? इंसाफ अगर करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है इस पे। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने साफ साफ कहा हुआ है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जो भी इसमें पाया जाता है, उसको टांगा जाए, वहीं पे बल्दिया के सामने खड़ा करके इसको फैक्ट्री के सामने डाला जाए। बेशक वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हो या किसी और पार्टी का हो या कोई इंडिविजुअल हो या उसका ओनर हो उस फैक्ट्री का। ओके, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेने दें, इस पे आके बात करते हैं कि अगर आपको ओनर्स पे शक था या आप कहते हैं कि ओनर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेरी खाली एक ये बुनियादी सवाल ये कि उस वक्त की सिटिंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इसको परसू क्यों नहीं किया? व्हाट वाज द रीजन? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, चले मान लिया एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आला सतह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में भी ये कहा गया है कि जी एक तो पुलिस ये नहीं कर सकती, पुलिस टू मच अंडर इन्फ्लुएंस है, उनके आयोस बदले जाते हैं, रिकॉर्ड्स खराब कर दिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है या गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज करती है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनेगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इसमें? देखिए, मैंने पहले भी ये बात की और मेरी बात को मुत्तहिदा के साथी ने भी सेकंड किया कि उन तमाम तर किरदार अगर वाकई इन्वॉल्व हैं, सिर्फ JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पे नहीं, लेकिन जब ये अदालतों में केस जाएंगे, चाहे वो आप इनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में ले जाएं, चाहे आप इनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं, लेकिन वहां पे सुनाई तो होगी, वहां पे उसको मौका मिलेगा और उसके ऊपर जरह होगी और कानून के तमाम तर तकाजे पूरे करने के बाद किसी भी मुलजिम को मुजरिम बनाया जाता है। लेकिन JIT की रिपोर्ट में कोई मुजरिम नहीं बन सकता है अनटिल अनलेस उसको अदालत के तमाम तर प्रोसीजर से गुजरना न पड़े। हम तो मुजरिम ही कहेंगे ना। हाँ, हम इस बात पे इत्तेफाक करते हैं और इन केसेस को भेजना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट भरपूर जो है इसमें ताउन करेगी, क्योंकि इतनी बेगुनाही और 250 बंदों के कत्ल को कैसे हम जो है कब करेंगे? अब इसकी रोशनी में हम कर सकते हैं, करेंगे। ये रिपोर्ट भी तो अभी आई है, 1-2 दिन इससे पहले तो नहीं आई थी। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम इसकी जो है बिल्कुल तह तक जाएंगे। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ इससे पुराने जो भी केसेस हैं उनको भी सामने आना चाहिए, उनके पीछे भी जो किरदार छुपे हुए थे उनको भी जो है आया होना चाहिए। वो भी सब मैंने पहले जो जिक्र किया, मिनिस्टर पार्क के साने में कौन था, साना कारसाज में कौन था, या इस तरह के बहुत सारे नहीं कर रहे हैं। यही है ना कि अब उनके ऊपर भी JIT बने, वो भी सामने आए और कौम को पता चले कि कौन मुजरिम है कौन नहीं है। एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि देखें आप कैसे करेंगे, आपके तो खुद लोगों की अभी पकड़ दकड़ होने वाली है उजैर की JIT में। तो हमारे उजैर से क्या ताल्लुक? मैं क्या ताल्लुक? जब उसने खुद कहा मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, उसने कब कहा कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ? आप उनकी सारी स्टेटमेंट देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट मैंने उनकी एक स्टेटमेंट देखी है, उसके पीछे उन्होंने हमेशा ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमने बंद कर दिए, वो यहाँ घुस नहीं सकते, उनका मेंबर नहीं आ सकता। उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो जिनके नाम ले रहा है उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। जिनका भी वो सामने आ जाए मुझे कोई इतराज नहीं, आई डोंट माइंड। यू डोंट माइंड सर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कौम के सामने आप लोगों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लग रहे हैं, मैं उन इल्जामात को अपने आप से बरी नहीं करता।
करता हूं, अगर वो इल्जामात हैं हमारे किसी भी मेंबर पे हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह केसेस जाने चाहिए, उनको भी सामने आना चाहिए। हम किसी दहशतगर्द को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्यों करें? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका दहशतगर्दी से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अगर उसमें चंद अनासर घुसे हुए तो उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो बाकी दूसरे जो है अनासर के बयान। तो हमें कोई भी नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। क्या आतिफ साहब के लिए क्या बयान? मैंने कहा बयान क्यों दे दिया? डेमोक्रेटिक पार्टी है कि राहिल साहब ने जो अपना फैसला किया वो बहुत ही जल्दबाजी की क्या जरूरत है? अगर हम सियासी वर्कर हैं, कारकुन हैं, तो हमें सियासत की उनाइयों में भी जाना पड़ेगा। हालात किस तरह जा रहे हैं? पहले 2008 में, नहीं मैं इसका जवाब दूं, मुनासिब मेरे भाई ने अच्छा सवाल किया है। 2008 आपने वेलकम कर दिया था उसको कि हम बहुत जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ, मैं वो सारा जवाब दे रहा हूँ। देखिए 2008 में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त हालात मुल्क के ये थे कि वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात, इंतहा पसंदी के ऐसे होते हुए कि वहां पे ये स्टेटमेंट आई मौलाना फजल रहमान साहब की कि 10 किलोमीटर पे ये तमाम तर जो है वहां पे दहशतगर्द पाकिस्तान पे, इस्लामाबाद पे हमला कर सकते हैं। ये उस वक्त की स्टेटमेंट थी। तो उस वक्त हमारी क्यादत ने यह फैसला किया कि इनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन हो, और वो सवात का ऑपरेशन हमने शुरू किया। अच्छा, ऑपरेशन के दौरान जनरल साहब को एक्सटेंशन हमने दी। क्यों दी? रीजन यही था कि हालात जंग थे। आज भी वो हालात जंग है जिसमें जनरल राहिल शरीफ साहब अपना एक तारीखी किरदार अदा कर रहा है। अगर पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, तो उसमें जनरल राहिल शरीफ साहब को अगर एक्सटेंशन दी जाती है तो मैं उसमें नहीं समझ रहा हूं कि इसमें कोई अर्ज है। आपकी पार्टी की नई पॉलिसी है? नहीं, पॉलिसी ये पहले से थी। हम तो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो, इंतहा पसंदी यहां से निकल जाए, पाकिस्तान के अंदर न हो। ये आपने टॉपिक मेरा क्यों चेंज किया खुरम? देखिए मैं आपसे बताऊं कि हम बात कर रहे थे बल्दिया फैक्ट्री की ना, उसके फायर की। यस, कि इसको आपने क्या मिलिट्री में भिजवाना है? इनका क्या रोल बनता है? पार्टी का क्या रोल बनता है? मैं आपको इस बात पे चैलेंज कर सकता हूं कि ये कभी भी नहीं भेजेंगे, इसको आगे पुश नहीं करेंगे। देखिए असल में आवेगा वही तेरा है ना, ये खुद बैठ के डॉक्टर आसिम को बचा रहे हैं, ये खुद बैठ के उजैर की टेंशन में लगे हुए कि उजैर ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। एक वो अयान का केस आपके सामने, मतलब करप्शन के केसेस और टेररिज्म के केसेस, बेशुमार केसेस हैं इन जमातों के ऊपर। इन सब का आपस में एक ही हाल है, इनको इक्तदार के अंदर रहना है, इन्होंने एक दूसरे को बचाना है। ये इनके ट्रम्प कार्ड्स हैं जो इन्होंने इस्तेमाल करने वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी होने नहीं वाली है। ये भी पूछो हमें, आपने केपी में जनरल हामिद को घर भेज दिया, ये फखर है, इसमें बड़ा फखर अपने ऊपर। जनरल हामिद को उन्होंने घर भेज दिया। अगर उसने साहब शुरू किया केपी में, देखिए कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो मुझे बता दें आप कहाँ जा रहे हैं? आप हमारे ऊपर ये कह सकते तो आप खुद भी जवाब दें ना कि आपने जनरल हामिद के बाद क्या किया। नहीं देखिए आपने भी जनरल हामिद को घर भेज दिया, संगीन इल्जाम मंजर आम पर आ रहे हैं, या मुलव्विस उनको पाया जा रहा है, या किसी तरह की उनकी क्यादत के नाम आ रहे हैं। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस वक्त कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट। जी बिल्कुल आपने सही कहा जैस्मीन, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये बयानात और इल्जामात कहाँ से लग रहे हैं ये भी सबको पता है। और जब ये सारे बयानात और इल्जामात कलादम तंजीमों को सपोर्ट करने का जब जिस जगह से इनिशिएट हो रहे हैं वहां पे जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप उनको भी देख लीजिएगा कि जी उनमें कितने सारे तकलीफें होती हैं या फिर वहां पे कितने इल्जामात लगते हैं। लाहौर की JIT की भी बात हो गई, अगर मॉडल टाउन के हवाले से देख लें, KP में अगर चाहिए तो फिर वहां पे APS और बाचा खान के 2 बड़े इंसिडेंट्स हैं। इनके जुडिशियल कमीशन भी बनने चाहिए, इनकी भी JITs बननी चाहिए कि वो किस तरह पहुंचे वहां पे, क्या क्या बैरियर्स क्रॉस किए गए, किसकी हुकूमत थी। तो ये जब ये सारी चीजें चलेंगी और इवन हैंडेड होगा तो फिर तो जैस्मीन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सारी तवज्जो सिंध पे रखेंगे, बेशक रखें। और मैं ये कहता हूं कि ये उजैर का केस हो गया या हमारा इसका बल्दिया का केस हो गया, इनको ये मीडिया पे बैठ के डिस्कस नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं होगा, ना इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। ये हम इसी तरह रोते पीटते रहेंगे, एक डिफेंड करता रहेगा, एक ऑफेंस पे आता रहेगा। ये कोर्ट्स में जाने चाहिए जैस्मीन, जाके प्रॉपर फोरम है उस फोरम में जाए, वहां पे जो लोग नॉमिनेटेड हैं उनको कॉल किया जाए
اور کال کرنے کے بعد وہاں پہ وہ اپنے ڈیفینڈ کریں یا پھر اس کے بعد ایکسپٹ کریں اور پھر اس کے حساب سے ان کو سزا ملنی چاہیے. اب بلدیہ کو 4 سال ہو گئے اس کیس کو, لیکن یہ صرف اسی طرح ہی چلتا جا رہا ہے کہ اس سے کسی کی ٹانگ کھینچی جائے یا پھر کچھ مومنٹس کے پہلے یہ چیز نہیں, اٹ شوڈ گو ٹو دا کورٹ اور وہاں پہ اس کو جو پروسیکیوشن ہے وہ آئے, وہ پروسیکیوشن اگر فیڈرل پروسیکیوشن کرنا چاہتی ہے وہ کرے. ملٹری کورٹ میں آلدو نہیں بنتا یہ ملٹری کورٹ کا کیس کیونکہ اس کے لیے جیٹ بلیک ہونا ضروری ہے, ریلیجس ہونا ضروری ہے, لیکن اگر اس میں بھی جاتا ہے تو اٹ شوڈ گو. لیکن جانے کے بعد اس کا حل نکلنا چاہیے. تقریباً 260 فیملیز افراد ہیں جو کہ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, جن کو اس کی ریزلٹ چاہیے, جن کو یہ پتا کرنا ہے کہ کون ان کے بچوں کا قاتل ہے, کون ان کے رشتے داروں کا قاتل ہے. نام آ رہا ہے یا آپ کے لوگوں کے نام آ رہے ہیں, عمیر صدیقی, عزیر صدیقی, انیس قائم خانی, تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے؟ عمیر صدیقی تو میرے خیال میں آلریڈی اریسٹڈ ہیں بٹیویل میں, آگے کی بات اور نہیں ہم نے تو بالکل کہا ہے جی, جس کا نام آ رہا ہے اس کو اریسٹ کیا جائے, اریسٹ کرنے کے بعد اس کو ٹرائی کیا جائے, اریسٹ کرنے کے بعد اس کو جیسے مجرم ایک دم سے اس کو مجرم ثابت کر دیا جاتا ہے وہ نہ ہوئے. جو لیگل, کانسٹیٹیوشنل اور ہیومن رائٹس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے, جو ایک آدمی کا حق ہے وہ پورا ہوتے ہوئے, کورٹ میں اس کا پورا رائٹ آف ڈیفینس ہے, وہ اپنا وہاں پہ جا کے پیش کرے اور جو آنریبل ججز سمجھتے ہیں اس کے حساب سے وہ ورڈکٹ دیں. تو پہلے اس کو وفاق کرے گی یا پروونس کرے گی؟ پروونس کرے گی. آپ کو یاد ہے ویسے کور کمانڈرز نے جب بات کی تھی انہوں نے ایک بلدیہ کی JIT کی بھی بات کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ پیپلز پارٹی اب اس بات پہ فوکس ہو گئی ہے کہ وہ جو ایشوز تھے اب وہ ان کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں؟ وائی ناٹ. پیپلز پارٹی بالکل ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے, چاہے کسی بھی صورت میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی فارم میں ہو. پیپلز پارٹی کبھی دہشت گردی کی نہ سپورٹ کر سکتی ہے نہ دہشت گردی کی جو ہے یہاں پہ جو ہے ان کی کارروائیوں کو اجازت دی سکتی ہے. بالکل ہم بالکل اس میں اپنا کانشس کلیئر ہے, ہمارا ضمیر کلیئر ہے اور ہمارا موقف کلیئر ہے. اس لیے ہمیں پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف ہم نے اٹھائی ہے, سب سے زیادہ قربانی ہماری ہے. جنہوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا, جنہوں نے بات چیت کا ان کے ساتھ عمل جاری رکھا, جنہوں نے وہاں پہ جیل توڑوائے, ان کے خلاف آج کوئی بات نہیں ہو رہی. تو جہاں ابھی میرے بھائی نے کہا علی رضا عابدی نے, تو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جیل جو توڑے گئے تھے ان کے خلاف بھی JIT بن کر کے سامنے آنی چاہیے رپورٹ. کس نے جیل توڑا ہے, کون سپورٹر تھے, کون ان کے معاونین تھے, یہ ہونا چاہیے. ہر چیزیں ہمیں ایک بات پہ آ جانا چاہیے کہ نہیں کہ اگر کچھ لوگ اگر پکڑے جاتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے ثابت ہو جاتا ہے جرم, تو یہ نہیں کہ وہ سیاسی جماعت کہے کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ان کو سزا دی جائے, ان کو پھانسی دی جائے. نہیں جناب, ان کو تو پھانسی دیں گے, لیکن آپ کی جماعت کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آپ کی جماعت کے اوپر بین لگنا چاہیے, جو بھی سیاسی جماعت ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے پیپلز پارٹی, MKM, جو جماعت ہو, اگر اس کے لڑکے اس کے ورکرز اگر ملوث ہیں دہشت گردی میں تو اس پارٹی کو ہم نے بین کرنا چاہیے. اور ان کو خود بھی اس چیز کا پولیٹیکل پارٹیز کو احساس ہونا چاہیے کہ اب دس از ناٹ این ایکسیپٹیبل تھنگ, اب یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے. علی رضا عابدی صاحب, عبدالقیوم سومرا صاحب, خرم شیر زمان, بہت بہت شکریہ ناظرین فار فیڈ بیک. رائٹ ٹو می. اللہ حافظ.